एक बार देख लो पहले क्या क्या पढ़ाया था। महाराज 11th। बोलो कोई डाउट बचा है क्या एमओटी के अंदर? सब आता है ना तुम लोग को? बॉन्ड ऑर्डर भी निकालना आ रहा है, ट्रिक भी बता दी है, टाइप ऑफ बॉन्ड भी बता दिया, नेचर ऑफ बॉन्ड भी बता दिया, होमोलूमो बताया है ना। तो आई थिंक इट्स कंप्लीटेड। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट चलें। ये तो प्रैक्टिस सेशन तुम्हारा जो हुआ था उसका है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से सुनना। अच्छा ये बताओ, जैसे हमने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी है, कोवेलेंट बॉन्ड्स, देन हमने पढ़ा कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, उससे पहले हमने आयनिक बॉन्ड्स पढ़े। ठीक है, ये तो बात समझ में आती है कि ये थ्री टाइप ऑफ बॉन्ड्स हैं, और जितने भी इसके ऊपर कॉन्सेप्ट्स थे सारे के सारे हमने अपने लेवल के ऊपर पढ़ लिए। नाउ बात आती है इसके बाद में दूसरे टाइप की जो और भी बॉन्डिंग होती है। उसमें एक तो बॉन्डिंग हमारी है मेटेलिक बॉन्डिंग। अदर टाइप ऑफ बॉन्डिंग्स के अंदर हम एक पढ़ेंगे मेटेलिक बॉन्डिंग। बहुत सिंपल टॉपिक है, 5 मिनट्स के अंदर इसको समझना है तुम्हें। 9th 10th में भी पढ़ाया जाता है ये, तो वहीं से तुम इसको देख सकते हो। देखो, मेटेलिक बॉन्डिंग के अंदर क्या चीज होती है, जो हमारे मेटल्स हैं, फॉर एग्जांपल हमने अगर सोडियम मेटल लिया, ये Na मेटल है, तो इस मेटल में क्या रहता है, Na+, Na+, ऐसे अरेंज रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन 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 ऐसे अरेंज रहते हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, Na+, इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस रहते हैं। ये एक हल्का सा मैंने तुमको उसका एग्जांपल दिखाया। एक्चुअल में 3 डायमेंशनल लैटिस के अंदर अरेंज रहते हैं ये। 3 डायमेंशनल कैसे अरेंज होते हैं, 3D सॉलिड स्टेट के अंदर ये अरेंज रहते हैं। अब मेटेलिक बॉन्डिंग में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, सही बात है। एक्चुअल में कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बन रहा है, ना तो हमने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करके कहीं पे आयनिक बॉन्ड बनाना है, ना तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होकर कोई बॉन्डिंग होगी। फिर भी हम देखते हैं कि जो मेटल्स होते हैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, उनके अंदर बॉन्ड्स होते हैं। मेटल का पीस जैसे हम देखते हैं, आयरन का पीस हो या किसका, तो उनके अंदर भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है ना। काफी टेंसाइल होते हैं, उनकी डेंसिटी भी ज्यादा होती है। देन अगर हम मेटल्स को देखते हैं तो वो डक्टाइल होते हैं, सोनरस होते हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज उनके अंदर होती है। तो इसके पीछे का रीजन क्या होता है वो हम लोग देख रहे हैं, कि जो मेटेलिक बॉन्डिंग होगी इसमें कैसे एटम्स आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्डेड रहते हैं, ये देखना है। तो लिखेंगे इन मेटल्स, इन मेटल्स, यस, इन मेटल्स, मेटल एटम्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्या होते हैं उनके पास, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एंड in the metallic solid, in metallic solid, metal cations are attracted by the, attracted, metal cations are attached लिख सकते हो, या are bonded लिख सकते हो, bonded with, बाउंड करता है with electrons by electrostatic force। कौन सा फोर्स होता है इनके बीच, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसके पीछे मेटेलिक बॉन्डिंग का जो मॉडल है वो क्या है, देखो, मेटेलिक
बॉन्डिंग का जो मॉडल है बहुत आसान है। इस मेटेलिक बॉन्डिंग के मॉडल में क्या होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन सी मॉडल एक्सप्लेन करना होता है। इलेक्ट्रॉन सी मॉडल सजेस्ट किए गए, तो ये बोला जाता है कि मेटल के अंदर दो पार्ट होते हैं। एक होता है कि मेटल कैटायंस बहुत सारे रहते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उसके अंदर पड़े रहते हैं। ठीक है, मतलब Na+, Na+, Na+ ऐसे रहेंगे, Na+, Na+, ऐसे अरेंज रहेंगे। और चूंकि इनके पास तो पॉजिटिव चार्ज है तो रिपेल करेंगे। इसमें होता क्या, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, और इनके बीच क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। इसके बीच क्या लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये याद रखना है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और कैटायंस के साथ उनका अट्रैक्टिव फोर्स लगा हुआ है। ये कोई आयनिक बॉन्ड नहीं है, बिकॉज आयनिक बॉन्ड में कैटायन और एनायन दोनों होते हैं। यहाँ पे कैटायन तो है बट एनायन नहीं है, उसकी जगह पे इलेक्ट्रॉन है। उनके बीच क्या लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये फ्री टू मूव हैं, दीज आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल सरफेस पे क्या कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं। इसलिए जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। इसलिए जो मेटल्स होते हैं वो थर्मल अच्छे कंडक्टर होते हैं, क्योंकि ये इन इलेक्ट्रॉन्स को जैसे ही हीट मिलेगी तो ये क्योंकि फ्री टू मूव है, ये एनर्जी मिलने पे मूवमेंट करेंगे। वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी को भी ये कंडक्ट करेंगे, क्योंकि इसके पास चार्ज है। अगर हम कोई भी इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी को प्रोपोगेट करने का काम करेंगे, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज पार्टिकल्स। तो ये हमें याद रहना चाहिए। तो हमको याद रखना है कि जो Na+, लगे हुए हैं, जो मेटल कैटायंस लगे हुए हैं, जो मेटल आयंस लगे हुए हैं, ये एक कर्नेल बनाते हैं। क्या इसको बोलते हैं, कर्नेल। और इस कर्नेल में इलेक्ट्रॉन जो है वो फंसे हुए रहते हैं। ये तुमको याद रखना है। जो मेटल कैटायंस अरेंज्ड होते हैं, इस पैटर्न को, इस अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे कर्नेल बोलते हैं। और इस कर्नेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या रहते हैं, अटैच्ड रहते हैं। समझ में आ गया। इसको नोट कर, हेलो। Na+ नहीं, Na+ कर्नेल नहीं बोला जाता है भाई। Na+ का जो अरेंजमेंट है, देखो Na+ ऐसे अरेंज रहेंगे। तो चलो तुमको मैं थ्री डायमेंशनली बता देता हूँ। इधर सुनो निरंजन, ये दिख रहा है ऐसे। यस। तो ये जो अरेंजमेंट बन रहा है थ्री डायमेंशनली, इसको बोलेंगे क्या, क्या बोलोगे इसको, कर्नेल। कर्नल। और इलेक्ट्रॉन्स इसमें फंसे रहेंगे। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। अब समझ में आ गया। यस। तो ये याद रखें, Na+ को नहीं बोलते, Na+ के अरेंजमेंट को बोलते हैं कर्नेल।
नोट हो गया? तो सिंपल लॉजिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और जो Na+ या मेटल एटम्स का जो अरेंजमेंट होता है उसको बोलते हैं केर्नेल। इलेक्ट्रॉन उसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिकली अरेंज रहते हैं। तो ठीक है। और इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं? डीलोकलाइज। इलेक्ट्रॉन तो फ्री टू मूव है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे रहता है? डीलोकलाइज। तो अगर इलेक्ट्रॉन को डुअल नेचर देखा जाए, इलेक्ट्रॉन का अगर डुअल नेचर देखा जाए, इलेक्ट्रॉन ऐसा पूरा में, इलेक्ट्रॉन ऐसा रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन है। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का सी। तो क्या बोलते हैं? CSEA, ओशियन जो होता है, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसा है? डीलोकलाइज्ड। कैसे होता है इलेक्ट्रॉन? और Na+ रिजिड होते हैं, वो पड़े रहते हैं जगह पे। समझ में आ रहा है ये क्यों इसको इलेक्ट्रॉन सी बोलते हैं? कोई डाउट तो नहीं है? बोलो। भाई जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो हमारा कैसा नहीं है? रिजिड नहीं है, वो लिक्विड जैसा है, फ्लूइड है, दौड़ भाग सकता है। जब दौड़ भाग सकता है तो फिर उसका हम लोग इस तरीके का शेप बनाएंगे जैसे पानी होता है, पानी। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। काफी इंपॉर्टेंट मॉडल होता है ये मेटेलिक बॉन्डिंग के लिए। इतना तो समझ में आ ही गया होगा। कुछ है नहीं, बहुत आसान है, समझ लेना है बस। आगे बढ़े। यस सर। यस सर। हम्म। ओके, ये तुमने इसमें सीखा है। तो अब बताओ मेटेलिक बॉन्ड कब बनेगा? ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है और ये हमारे पास जो सोडियम+ है, इनके बीच का जो अट्रैक्शन है, दैट इज कॉल्ड मेटेलिक बॉन्ड। तो यहाँ पे लिखेंगे द अट्रैक्शन बिटवीन मेटल कैटायन एंड इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इज कॉल्ड मेटेलिक बॉन्ड। यही हमारा क्या होता है? मेटेलिक बॉन्ड। फ्री इलेक्ट्रॉन लिख सकते हो क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री रहता है। जैसे सोडियम, तो सोडियम 2,8,1 होता है, क्या ये इलेक्ट्रॉन फ्री है? बोलो। इट्स नॉट फ्री। फिर बच्चे फ्री कैसे हो गया? बिकॉज जो मेटल्स होते हैं उनके लो आयनाइजेशन एनर्जी होता है। उनकी एनर्जी कैसी होती है? लो। और न्यूक्लियस इसको अच्छी तरीके से बांध नहीं पाता है, इसको अच्छी तरीके से हेल्ड नहीं कर पाता है। तो ये फर्स्ट शेल है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तीसरी शेल में रहेगा। इस इलेक्ट्रॉन पे बहुत कम अट्रैक्शन है। और जो हमारी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं उसमें इतनी एनर्जी तो मिल जाती है कि वो फ्री फॉर्म में रहे। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है, जो हमारा ये तो एक एटम बनाया ना हमने, ऐसे बहुत सारे एटम्स होते हैं सोडियम के, उसको लीव करके कर्नल में रहता है ऐसे। कर्नल में कौन रहता है? सोडियम। और कर्नल के बीच जो स्पेस है, ये स्पेस, इसको क्या बोलते हैं? स्पेस बिटवीन द कर्नल्स या स्पेस इन द कर्नल। इसको और भी बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस और लैटिस स्पेस। क्योंकि जो पूरा हमारे पास ये स्ट्रक्चर बनेगा, इसको हम बोलेंगे लैटिस ऑफ सोडियम मेटल। उसकी जगह जो बीच में ये स्पेसेस रहेंगे, इस स्पेस में क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन इन लैटिस स्पेस और स्पेस बिटवीन द कर्नल्स। तो
ये समझ में आना चाहिए तुमको। अब बताओ इस इलेक्ट्रॉन पे कौन कौन फोर्स लगाएगा। इस इलेक्ट्रॉन पे बेचारे पे ये भी फोर्स लगा रहा है, ये वाला सोडियम भी, ये वाला सोडियम, ये वाला सोडियम। तो ये स्टेटिक नहीं रह पाएगा, ये इलेक्ट्रॉन कैसा होगा, मूवेबल है। इलेक्ट्रॉन पे एक कर्नल फोर्स लगाता है, तो फिर उसके थोड़ी देर बाद दूसरा लगाता है, ये प्रोसेस चलता रहता है। ओवरऑल फोर्स इस तरीके से अरेंज है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा मोबाइल रहता है। इलेक्ट्रॉन इज नॉट फ्री, इलेक्ट्रॉन इज मोबाइल। लो आयनाइजेशन एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन इसमें से आसानी से निकल जाता है। अब इसके समझ लीजिएंगे तो हमको पता चल जाएगा। हम लोग लिख लेंगे जो हम लोग प्रॉपर्टीज जानते हैं। मेटेलिक प्रॉपर्टीज लाइक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। मेटल से अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि नहीं। थर्मल कंडक्टिविटी। और कौन सी प्रॉपर्टी होती है बताओ। डक्टाइल होते हैं ना मेटल्स। टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है उनके अंदर, काफी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, टेंस होते हैं। सोनरस होते हैं, आवाज आती है उसको मारने पे। सोनोरस का मतलब साउंड प्रोड्यूस करते हैं ऑन हैमरिंग। मलिएबल का मतलब उनको सीट्स में बनाया जा सकता है। कैन बी मेड इनटू सीट्स। जैसे हमारे पास इतना बड़ा मेटल हो ना, 3 डायमेंशनल ऐसे रखा हो, हम क्या कर सकते हैं, उससे हम सीट्स बना सकते हैं, पतली पतली सीट्स जो है वो उससे हम बना सकते हैं, ऐसे सीट्स बना सकते हैं कई सारी, हम उससे सीट्स बना सकते हैं। तो इसको बोलते हैं कि कितना मलेबल है, पतली पतली सीट्स निकालें उससे। या उसको पीट के लंबा कर सकते हैं, मतलब इतना बड़ा लिया था और इसको हैमरिंग किया, और हैमरिंग से ये क्या हो गया, लेंथ में और विड्थ में बढ़ गया, बट इसकी जो डेप्थ थी, या कह सकते हैं आ, ये हमारी, इसको अगर मैं हाइट मान लूं, इसको लेंथ मान लूं, तो इसकी जो मोटाई है, विड्थ है, ब्रेड्थ है, वो क्या हो गई, बहुत कम। इस तरीके से हम उसको क्या कर सकते हैं, मलिएबल जो प्रॉपर्टीज है उसको भी यहाँ पे देख सकते हैं ना। ऐसे था बट उसको पतला करके हमने चादर बना दी, उसकी शीट बना दी। समझ में आ रहा है कि नहीं। लस्टरस होते हैं, यस, इनके अंदर क्या होती है, मेटेलिक लस्टर होती है, चमक होती है। इन सब का रीजन क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन। ऑल ऑफ दीज आर ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। किसकी वजह से होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। ये कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, डक्टाइल, टेंसाइल स्ट्रेंथ, सोनोरस, मलिएबल, लस्टर, ऑल ऑफ दीज आर ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जब हम हैमरिंग करते हैं मान लो, क्यों ये इसका रेजिस्टेंस दिखाता है, इसकी वजह भी है ना। रेजिस्ट करता है कि नहीं, जब हम कभी भी किसी भी मेटल को जब हैमरिंग करते हैं उस पे, मान लो इस पे हम हथौड़े से मार रहे हैं, हमने हथौड़ा लिया और इस तरीके का, और इस पे हैमरिंग कर रहे हैं, तो क्या होता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की लेयर है वो अपनी जो है जगह को बदलती है। ऐसे अगर लेयर है, एक यहाँ लेयर है, तो हथौड़े मारने पे क्या होगा, ये लेयर्स जो है फोर्स को ट्रांसमिट कर देंगी। ओवरऑल जो कर्नेल है उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। स्प्रिंग जैसा काम करता है, समझ रहे हो कि नहीं। ये अपनी जगह को ऐसा चेंज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। कर्नेल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब ज्यादा मारते हो तो फिर इसके अंदर मलिएबल प्रॉपर्टीज आ जाती है। डक्टिलिटी का मतलब होता है, इससे हम वायर्स बना सकते हैं। जैसे हमारे पास मेटल्स हो, ये मान लो हमारे पास मेटल का सॉलिड है, तो डक्टाइल नेचर का मतलब क्या होता है कि हम उनसे वायर्स बना सकते हैं, उसको पतले पतले तारों में खींच सकते हैं, यहाँ से हम चेंज करके वायर्स बना सकते हैं। इसको हम मलिएबिलिटी भी देख रहे हैं इसकी, और डक्टिलिटी भी देख रहे हैं, है ना। इससे हम लोग जो है स्मॉल स्मॉल डायमीटर्स के लॉन्ग वायर्स भी बना सकते हैं।
ये स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं, इसको बोलते हैं डक्टाइल नेचर। जब वायर्स बना देते हैं, कैन बी मेड इनटू वायर्स, शीट्स में चेंज करते हैं तो इसको बोलते हैं मलिएबिलिटी। और साउंड प्रोड्यूस करता है, दैट इज बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, साउंड प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। है ना, जब मेटल पे मारते हैं ना आवाज आती है, साउंड आता है, एक अलग तरह की खनक आती है उसमें। ये सारी चीजें, लस्टर का मतलब चमक है। अब जैसे तुमने देखा Fe का मेटल रखा हुआ है, तो अगर उस पर जंग नहीं लगी है और वो फ्रेश है Fe, तो उसमें क्या होगा, लस्टर होगी। लस्टर होती फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, देन उसको इमिट करते हैं वापस। तो लस्टर भी उसमें देखने को मिल जाती है। समझ में आ रहा है? किसी में डाउट है अगर तो पूछो। ये सब चीज पहले 9 10 में पढ़ा होगा तुमने। कितने लोगों ने 9 10 में नहीं पढ़ा था ये सब? थोड़ा बहुत तो पढ़ा हो। यस देवांगी, यस वेरी गुड। ये एक्चुअली एनसीईआरटी में लिखा गया है, 9 10 या उससे पहले क्लासेस में कहीं ना कहीं पे इसके बारे में एनसीईआरटी में लिखा रहता है। तो मेटल्स जो है नॉन ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब वो होता है जिसपे हथौड़ा मारा और वो स्मॉल स्मॉल क्रिस्टल्स में, पार्टिकल्स में टूट जाए। जैसे कोयला जो है, कोयला कैसा है, ब्रिटल है। अब कोयले पे अगर मैंने मारा, ये नॉन मेटल है ना, कोल सॉलिड है लेकिन नॉन मेटल। अब इस पे जैसे ही मारा तो ये टूट गया थोड़ा छोटा छोटा में। या NaCl आयनिक कंपाउंड है। NaCl ऐसे रखा है नमक, और उस पे हमने हैमरिंग की या कुछ भी इम्पल्स के साथ, फोर्स के साथ कुछ मारा, तो ये नमक क्या होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगा। दिस इज कॉल्ड ब्रिटल नेचर। कैसा नेचर होता है ये, ब्रिटल। जो ब्रिटल मेटल्स होते हैं ये कैसे होते हैं, नॉन ब्रिटल, दैट इज डक्टाइल होते हैं। है ना, ये टेंसाइल स्ट्रेंथ इनकी ज्यादा होती है, टूटते नहीं है, खिंच जाएंगे। इनके वायर्स ड्रॉन कर सकते हैं, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, इनटू थिन वायर्स, या इनकी हम शीट्स बना सकते हैं। बट ऐसा नहीं होगा कि हम उसको जल्दी तोड़ पाए। आगे बढ़ जाएं। ये तो हमारी मेटेलिक बॉन्डिंग हो गई, सिंपल सी बॉन्डिंग है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बैलेंस पे। ब्रेक नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं। स्क्रीन ब्लैक, मेरी स्क्रीन तो सही है। कितने लोग की ब्लैक, हैंड रेज करो जल्दी। अच्छा सही हो गई, हाँ तो वो कुछ बीच में हो गया होगा, नो प्रॉब्लम। कनेक्शन का कभी कभी फ्लक्चुएशन होता है ना भाई। आगे बढ़े। ये ब्रिटल लिखा हुआ है, ब्रिटल। तो ब्रिटल नहीं होते मेटल, मलिएबल और डक्टाइल होते हैं। जो इजीली ब्रेक होता है उसको बोलते हैं ब्रिटल। जो इजीली ब्रेक हो जाए उसको क्या बोलेंगे, ब्रिटल। मेटल्स इजीली ब्रेक नहीं होते हैं। क्योंकि इनके अंदर बहुत हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होंगे इनके, हाई बॉइलिंग पॉइंट भी होंगे, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। एंड ऑल्सो हाई डेंसिटी होगी, क्योंकि इनके अंदर 3 डायमेंशनल लैटिस में अरेंज्ड हैं, तो बीच में स्पेसेस बहुत कम है ना। आयनिक बॉन्ड जब होता है तो फोर्स ज्यादा लगेगा, फोर्स ज्यादा लगेगा तो क्या होगा, बहुत पास पास होंगे ये पार्टिकल्स, एटम्स वाले। इलेक्ट्रॉन तो बहुत छोटा होता है, यहीं बीच में कहीं पे है, ऐसे इलेक्ट्रॉन भी है ना इस बीच की जगहों में। तो ये क्या होता है, डेंस होते हैं मेटल्स। कैसे होते हैं, डेंस। और लैटिस एनर्जी, जैसे आयनिक कंपाउंड्स की पढ़ी थी वैसे इनकी भी लैटिस होती है। तो यहाँ पे भी जो लैटिस है वो डिपेंड करता है साइज ऑफ एटम पे। जितना छोटा होगा उतना अच्छा लैटिस बनेगा, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना अच्छा लैटिस बनेगा।
तो ये यहाँ पे भी एप्लीकेबल हो जाएगा। हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई डेंसिटी। समझ में आ गया? यस। आराम से नोट कर लो। किसी को कोई डाउट तो नहीं आ रहा? मेटलिक बॉन्डिंग में आसान होता है कि नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बताओ। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। वीक फोर्सेस होते हैं। जितने फोर्स अभी तक पढ़े हैं उनके उनमें से ये वीकर फोर्स होंगे। क्योंकि हमने देख लिया कि केमिकल बॉन्ड में केमिकल चेंज के बाद बन रहा है। केमिकल बॉन्ड जब बन रहा है मतलब पहले की जो प्रॉपर्टीज थी वो नए कंपाउंड्स में या आइटम्स में नहीं होगी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मतलब क्या है? जैसे हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में कौन सा फोर्स काम कर रहा है। मान लो पानी देखा हमने, H2O लिक्विड। तो यहाँ पे H2O के मॉलिक्यूल्स जो पड़े हुए हैं, जो इनके बीच कौन सा फोर्स लगता है? H2O कैसा होता है? वेंट मॉलिक्यूल होता है ऐसा। ऐसे मॉलिक्यूल्स H2O के पड़े होंगे अगर, तो उनके बीच कौन सा फोर्स काम करता है, कैसे वो अरेंज होते हैं। ये मान लो एक H2O मॉलिक्यूल है बेंट शेप का, स्फेरिकल मैं उसको दिखा रहा हूँ कि उसका ओवरऑल जो, अब इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, दिस इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। भाई देखते हो कि नहीं, वाटर जो होता है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड हो जाता है। लिक्विड हो गया इसका मतलब एक H2O मॉलिक्यूल जो है, ये दूसरे मॉलिक्यूल से किस फोर्स से बंधा हुआ है? दिस इज कॉल्ड इंटर, मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच। इंटर, इंट्रा मतलब इनसाइड ए मॉलिक्यूल, है ना। इन अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अंदर होगा तो बोलेंगे इंट्रा। और इंटर का मतलब है दो अलग अलग चीजों के बीच रिलेशन। जैसे इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो है, दो अलग अलग नेशन के बीच के फ्लाइट्स जो होती है इंटरनेशनल। ऐसे इंटर मॉलिक्यूलर मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। समझ में आ गया? वीक फोर्स होते हैं तो लिखेंगे दीज आर द forces of attraction which are present between two molecules, two or more molecules, है ना। between molecules लिख लो सिर्फ। these are
वीकर फोर्सेस देन एक्चुअल केमिकल बॉन्ड्स। जो एक्चुअल केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, चाहे वो कोवेलेंट हो या आयनिक हो, उनसे भी वीक होंगे। उनसे भी कैसे होते हैं ये? वीक फोर्सेस होते हैं। ये बस मॉलिक्यूल्स को आपस में हेल्ड करके रखते हैं। तो इनको दूसरा नाम इनका क्या है? वॉन डेर वॉल फोर्सेस। इनका नाम और भी क्या होता है? इनको जो पॉपुलर नाम इनका है वो है वॉन्डर वॉल, वॉन्डर वॉल्स फोर्सेस, वीक फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, वीकर फोर्सेस और वॉन्डर वॉल फोर्सेस, ये इनके नाम है। काफी वीक फोर्स होते हैं। इसके अंदर कितने टाइप के पढ़ने में तुमको दिखा देता हूँ। पहला जो पढ़ना है वो पढ़ना है आयन डाइपोल इंटरेक्शन। पहला जो पढ़ते हैं वो कौन सा पढ़ते हैं? आयन डाइपोल इंटरेक्शन। इसको मैं सबको समझाऊंगा कैसे होता है। दूसरा जो है वो है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल तो तुम्हें पता ही है क्या होता है, अभी डाइपोल पढ़ा चुका हूँ पहले, इसीलिए। तीसरा जो है वो है आयन और इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। आयन और इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। इंटरेक्शन और अट्रैक्शन फोर्सेस। इंटरेक्शन का मतलब यहाँ पे अट्रैक्शन ही है। देन डी जो है, डाइपोल डाइपोल लिख लिया ना ऊपर, फिर आयन इंड्यूस्ड डाइपोल आ गया। देन हमारा फिर आएगा डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शंस। और नंबर ई है, जिस पे भी सबसे ज्यादा जो है क्वेश्चन पूछते हैं, वो है इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। या इसको क्या बोलते हैं? इसका दूसरा नाम है लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस। गॉट इट? क्या नाम है? लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस। कितने पढ़ोगे टोटल मिला के बताओ? एक, दो, तीन, चार, पांच। पांच पढ़ने हैं। उम्मीद करता हूँ आज क्लास में खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। नोट हो गया? और इन सब के अलावा एक पढ़ना है हमें, स्पेशल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक हमें अलग से पढ़ना है क्या? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लिख लिया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक एक्स्ट्रा ऐड कर लो। सबसे पहला जो है वो है, देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, सब में नाम से समझ में आएगा। नाम क्या है? आयन और किसके बीच? डाइपोल, उनके बीच अट्रैक्शन। मतलब कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, सिर्फ अट्रैक्शन होगा। फिर क्या लिखेंगे? इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन आयन एंड पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल तो डाइपोल होता है, तो पोलर मॉलिक्यूल कैसा होगा वो? कोवेलेंट होगा ना भाई, तभी तो उसको डाइपोल बोल रहे हैं। इसका एग्जांपल देखो, जैसे हमने ले लिया Na+ और हमने ले लिया HCl। तो बताओ क्या इनके बीच अट्रैक्शन होगा? ये एक डाइपोल है और ये एक आयन है। कैसे अट्रैक्शन होगा देखो? HCl जो होगा
इससे Na+ जब पास में आएगा तो इनके बीच क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे। कैसे फोर्सेस होंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, आयन और डाइपोल अट्रैक्शन। गॉट इट। क्योंकि यहाँ पे पार्शियल चार्ज है और यहाँ पे प्लस चार्ज है, तो ये क्योंकि ये पूरा हमारे पास कैटायन प्रेजेंट है, तो ये अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा। एक्चुअल केमिकल बॉन्ड के बराबर नहीं होगा, बट फिर भी स्ट्रॉन्ग होगा। तो यही वजह है कि जो सोडियम क्लोराइड है वो पानी में डिजोल्व हो जाता है। पानी में क्या होते हैं, बोलो, वाटर में क्या होता है, बोलो भाई, डाइपोल, और ऑक्सीजन पे क्या होता है, माइनस। ये इसको क्या करता है, अट्रैक्ट। तो वाटर में जब Na+ जाता है तो इसको कौन घेर लेता है, कौन घेरता है, बोलो भाई, हु विल सराउंड इट। वाटर। और कौन सा फोर्स लगेगा, व्हाट इज द नेम ऑफ द फोर्स विच इज अकरिंग बिटवीन द Na+ एंड वाटर। कौन सा फोर्स है गाइस, ये वाला फोर्स का नाम क्या है, अभी पढ़ाया है, नाम बताओ अपने आप से, बताओ क्या नाम है इसका, आयन डाइपोल अट्रैक्शन। तो लिखेंगे, दिस इज द रीजन फॉर डिसोल्यूशन और सॉल्वेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स इन पोलर सॉल्वेंट्स। सही बात है कि नहीं, इसी वजह से तो हो रहा है। भाई हम बोलते हैं ना, वाटर में NaCl डाला डिजोल्व हो गया, कौन सा फोर्स लग रहा है, आयन डाइपोल अट्रैक्शन लग रहा है। तो बताओ आयन डाइपोल अट्रैक्शन किस पे डिपेंड करेगा, चार्ज जितना बढ़ाओगे उतना ज्यादा होगा, दिख रहा है सामने से, और डाइपोल मोमेंट जितना ज्यादा होगा, चार्ज ऑन आयन डाइपोल मोमेंट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा चार्ज सेपरेशन होगा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा साइज पे। साइजेज जितने छोटे होंगे उतना ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगा। चार्ज डेंसिटी कब बढ़ेगी, जब साइज कैसे होंगे, बड़े बड़े होंगे, ये छोटे छोटे होंगे, स्मॉल साइजेज होंगे। स्मॉल साइजेज में चार्ज जो है वो इस तरीके से काम करेगा। जल्दी से नोट करें इसको, कोई भी डाउट हो तो पूछो इसमें। बहुत आसान है, कुछ है नहीं इसमें, बहुत इजी है। हो गया। अब बी देखो ऑप्शन, तब याद करने वाला है, कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट समझने वाला है नहीं, याद कर लोगे, फ्री के मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आते हैं। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो होगा उसमें क्या होगा, एक डाइपोल दूसरे डाइपोल को अट्रैक्ट करेगा। कैसे करेगा अभी करके दिखाता हूँ, नोट कर लो पहले। डन हो गया ना। अब उसके बाद बी क्या लिखा था, डाइपोल डाइपोल। डाइपोल डाइपोल का मतलब है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन हो रहा है, मतलब फोर्स जो है वो किसके बीच लग रहा है,
अपोजिटली चार्ज डाइपोल्स के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स acting between two dipoles with opposite end एक दूसरे की तरफ होने चाहिए, अपोजिट एंड्स टुवर्ड्स ईच अदर, तभी तो फोर्स लगेगा भाई। अगर प्लस और प्लस एक साथ हो गया तो कैसे काम चलेगा? देखो फिर से देखो, HCl और दूसरा एक हमने यहाँ पे डाला हुआ HCl, तो HCl डाला है या HF डाला है, कोई भी दूसरा लाके डाल देंगे तो काम चलेगा। तो HCl अगर डाल देंगे तो दूसरा वाला HCl मॉलिक्यूल जो है, बताओ यहाँ पे फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? इसका नाम क्या होगा? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। या पानी ले लो, एच ओ एच, ठीक है, इसके बाद ओ एच एच, तो यहाँ पे देखो कौन सा फोर्स है ये? अच्छा, इसको तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में लाना है, सॉरी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्पेशल केस है, इसको छोड़ के हम यहाँ पे लाएंगे। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ लोगे तो समझ में आएगा H2O क्यों मिटाया मैंने यहाँ से। उसके अलावा दूसरा देख लो, ठीक है, H2S में देख लो, एस एच, तो डेल माइनस डेल प्लस डेल प्लस। दूसरा जो सल्फर रहेगा यहाँ पे डेल माइनस और इसके साथ अट्रैक्ट करेगा, ऐसे ही इस पे डेल प्लस है, इस पे डेल माइनस, ये इसके साथ अट्रैक्ट करेगा। ये जो फोर्स है कौन सा है? डाइपोल और डाइपोल के बीच। सिंपल याद रखो, पॉजिटिव वाला नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट करेगा, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। तो इसको भी याद रखेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो अलग से पढ़ाएंगे, उसके अंदर भी डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शंस हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एटम्स जैसे क्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन से अट्रैक्ट करते हैं, हाइड्रोजन से अटैच होते हैं यूजिंग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस, देन इट इज कॉल्ड अ हाइड्रोजन बॉन्ड, और उसको अलग से पढ़ाएंगे। तो इसका काम क्या होता है? मान लो हमारी HCl गैस है, बताओ ये पोलर है कि नॉन पोलर? पोलर और नॉन पोलर? पोलर। तो हमने जो पढ़ा था रियल गैस में, HCl गैस अगर पढ़ी है, ऐसे HCl मॉलिक्यूल्स पड़े हैं, तो इनके बीच कौन से फोर्स लग रहे हैं? डाइपोल डाइपोल। इसलिए ये गैस कैसी होती है? इजिली लिक्विफिएबल, इजिली लिक्विफिएबल गैस है ये, कैन बी लिक्विफाइड इजिली। तो इजिली लिक्विफिएबल जो गैसेस होती हैं उसके अंदर इसका नाम आता है FeABle, जिसको इजिली लिक्विफाई करें। इसका रीजन क्या है? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। सिमिलरली H2S गैस को भी हम लोग लिक्विफाई कर सकते हैं इजिली, कैन बी लिक्विफाइड, ठीक है, इजिली, बिकॉज ऑफ डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शंस। मतलब इनके जो ए की वैल्यू है, कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट ए जो है गैस कांस्टेंट, उसकी वैल्यू हाई होगी। क्या होगी? हाई होगी। पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए ए की वैल्यू बड़ी होगी। याद आ रहा है कुछ ऐसा? Yes. हाँ, तो ये वहां पे पढ़ाया था। इसका रीजन ये होता है कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके लिए ए की वैल्यू ज्यादा होती है, बिकॉज उनके अंदर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन ज्यादा है। तो तुमसे पूछा H2S गैस को इजिली लिक्विफाई कर सकते हैं या Cl2 गैस को इजिली लिक्विफाई कर सकते हैं? तो हम बोलेंगे H2S गैस को इजिली लिक्विफाई करेंगे, क्योंकि इसके अंदर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है। इसके अंदर क्या है? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। नोट करो जल्दी से इसको।
ओके, डाइपोल ये लिखा नहीं मैंने यहाँ पे, नॉन डाइपोल या नॉन पोलर, ये कैसी है, पोलर। तो लिख लो, इन जनरल हमारे पास क्या होगा, जो पोलर गैसेस होंगी आर इजिली लिक्विफिएबल, इजिली लिक्विफिएबल देन नॉन पोलर गैसेस। डन। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास डाइपोल डाइपोल हो गया, अब क्या आएगा, आयन एंड इंड्यूस्ड डाइपोल। नेक्स्ट कौन सा आएगा, आयन एंड इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शंस। इसमें क्या होता है पता है, एक आयन होगा और एक डाइपोल नहीं होगा, इंड्यूस करना होगा उसको, नॉन पोलर मॉलिक्यूल लाइक Cl2। अब Na प्लस और Cl के बीच जो अट्रैक्शंस हैं, वो तो यहाँ पे क्या है, Cl2 ये नॉन पोलर है, लेकिन तुमको याद रखना पड़ेगा Na प्लस जो है वो Cl को क्या करेगा, इंड्यूस करेगा। क्या करेगा, इट विल इंड्यूस Cl2। तो Cl2 के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं उसको क्या करेगा, इंड्यूस कर देगा। एक्चुअली Cl2 का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो कैसा है, ये अगर पूरा मॉलिक्यूल है, मान लो ये पूरा मॉलिक्यूल Cl2 है, इसके अंदर ये न्यूक्लियसेस हैं दोनों, ऐसे, ये न्यूक्लियस एक, ये न्यूक्लियस टू, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, ऐसा होगा। ये Cl2 मॉलिक्यूल को स्फेरिकल समझ के हमको समझना है। अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होगा वो कैसा होगा, सिमेट्रिकल होगा। अगर ये अकेला है, सिमेट्रिकल व्हेन एलोन, जब अलोन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिमेट्रिकल। लेकिन Na प्लस के आने से क्या होगा, Na प्लस तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच लेगा, ऐसा, इधर ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और इधर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम हो जाएगा, और कम होने की वजह से यहाँ पे एक्चुअल में कैसा चार्ज आएगा, यहाँ न्यूक्लियस है, ये Cl2 मॉलिक्यूल है, इसने इसको क्या कर दिया, इंड्यूस्ड। तो ये अब डाइपोल बन गया, एक तरफ माइनस चार्ज एक तरफ प्लस चार्ज। भाई जहां से अगर एक तरफ -2 है एक तरफ -2 है, इधर तुमने -3 कर दिया, इधर -1, एक्चुअल में तो इसके रेस्पेक्ट में ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया ना। मोर नेगेटिव का मतलब क्या है, ये नेगेटिव, तो इसके रेस्पेक्ट में ये पॉजिटिव। ये चीज समझना है तुम्हें। तो डाइपोल बन गया, कैसा बन गया ये, इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस्ड डाइपोल बन गया तो यहाँ अट्रैक्टिव फोर्स आ जाएंगे, और ये जो अट्रैक्टिव फोर्स होंगे डैश 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 से दिखा रहा हूँ, इसका नाम क्या होगा, आयन एंड इंड्यूस्ड डाइपोल। ये जो शुरू में दोनों पढ़े, इन दोनों से वीकर होंगे, क्योंकि इंड्यूस करने पे बन रहा है। मतलब जो हमारे पास NaCl है वो हल्का डिजोल्व हो जाता है किसके अंदर, जो हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट्स है लाइक Br2 है ना, नॉन पोलर जैसे सॉल्वेंट्स लेके आ जाओगे, उसके अंदर हल्का सा डिजोल्व हो जाएगा। या जो हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, कार्बन डाइसल्फाइड है एटसेट्रा, उसके अंदर क्या होगा, पार्शियली डिजोल्व होगा। क्यों पार्शियली डिजोल्व होगा, बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ व्हाट, आयन एंड इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। बट पानी में बहुत डिजोल्व होगा, क्योंकि पानी में आयन और डाइपोल वाले अट्रैक्शंस। तो बताओ कहीं पे एक्चुअल केमिकल बॉन्ड बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है ना, सिर्फ वीकर इंटरेक्शन फोर्सेस। कितने लोगों ने नोट किया ये, कुछ इसमें पूछना है तो बताओ जल्दी से, एनी डाउट्स। अब आयन ने इंड्यूस किया है, ऐसा भी हो सकता है कि डाइपोल दूसरे डाइपोल को इंड्यूस ना करे, ऐसा क्या होगा क्या, देखो नेक्स्ट आएगा डी नंबर पे। डी नंबर पढ़ो, देखो तुम्हारे हेडिंग क्या लिखी, डाइपोल और इंड्यूस डाइपोल।
अट्रैक्शंस। सब थ्योरेटिकल है और बहुत आसान है। डाइपोल का मतलब क्या है? एक डाइपोल होगा, मान लो HCl है, HCl एक डाइपोल है कि नहीं, और एक नॉन डाइपोल जैसे क्लोरीन गैस, तो ये नॉन डाइपोल है, नॉन पोलर है। तो ये क्या करेगा, इस Cl को इंड्यूस करेगा। ये जब इसको इंड्यूस करेगा, क्या करेगा, इसको इंड्यूस, इंड्यूस करके क्या होगा देखो, HCl, इस पे तो डाइपोल है तो पहले से प्लस माइनस चार्जेस हैं, लेकिन Cl को चूंकि ये इंड्यूस कर दे रहा है, तो इस पे हल्का सा क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, और इस पे हल्का सा माइनस, तो डेल डेल है ये, बहुत कम। डबल डेल का मतलब वेरी लेस। इनके बीच क्या होगा, एक अट्रैक्शन फोर्स आएगा, इसका नाम क्या होगा, डाइपोल और इंड्यूस डाइपोल फोर्स। ये और भी कराएगा। देखा होगा तुमने, जो HCl है, अगर हमारे पास पड़ा हुआ है ये HCl लिक्विड, इसमें क्लोरीन गैस लाएं तो हल्की फुल्की डिजॉल्व होगी, ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत जो डिजॉल्व होगी, इसका रीजन क्या है, आयन और इंड्यूस डाइपोल, सॉरी डाइपोल एंड इंड्यूस डाइपोल फोर्स। ठीक है, तो ये इस तरीके से चेन बनेगा। मान लो यहाँ एक HCl मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है, तो इस पे डेल प्लस, इस पे डेल माइनस है, और Cl मॉलिक्यूल बहुत सारे आ गए, एक इधर Cl, एक इधर Cl, ऐसे, तो इसको इधर से अट्रैक्शन करने के लिए इस पे डेल माइनस लाना होगा, और इसको इस पे अट्रैक्ट करने के लिए इस पे डेल प्लस लाना होगा। दिस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड डाइपोल। ये दोनों क्या है, इंड्यूस्ड डाइपोल। ये वाला भी क्या है, इंड्यूस्ड डाइपोल। और ये क्या है, एक्चुअल डाइपोल। ओवरऑल क्या होगा, हल्का फुल्का सॉल्युबल होगा। तो ऐसी चीजें देखने को मिल जाती है हमें हर अलग अलग जगहों पे। जैसे यहाँ HCl में मिल रहा है, ऐसे वाटर में भी मिल जाएगा। वाटर में O2 डिजॉल्व होती है कि नहीं? कितने लोगों को पता है वाटर में O2 डिजॉल्व होती है? पानी में O2 है कि नहीं, बताओ? O2 इज देयर और नॉट, नॉर्मल वाटर में? इस पे सवाल आता है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का, IIT JEE में। बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। कितनी डिजॉल्व ऑक्सीजन होनी चाहिए वाटर में फॉर द एक्वेटिक लाइफ? लिमिट होती है कि नहीं उसकी कुछ? तो वाटर जो होता है, इसमें मछलियां उसको क्या करती हैं, ऑक्सीजन लेती हैं कि नहीं लेती हैं? सर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है ना। हाँ होता है। ये याद रखना है कि हमें डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जूस चाहिए। अब जैसे तुमने जो देखा होगा, यहाँ पे मछलियां जो है वो रुकती हैं, रहती हैं इसमें। जो भी मछलियां वगैरह होती हैं, क्या है, पानी में रहती हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, O2 किस फॉर्म में रहती है, डिजॉल्व। तो भाई कैसे डिजॉल्व हो रही है, ऑक्सीजन तो है नॉन पोलर, है कि नहीं नॉन पोलर? भाई पानी जो है वो क्या करेगा, इसको, इसको करेगा ये, इंड्यूस करेगा। हाँ इंड्यूस करेगा इसको, इसको बोलेगा इंड्यूस हो जा, ये इंड्यूस हो जाएगी। और यहाँ पे डेल प्लस, डेल माइनस और डेल प्लस। तो ऑक्सीजन बोलेगी वाटर से इंड्यूस हो जा, तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, इसका वाटर का, पहले से बोलेगा मैं तो हूँ पोलर, मुझे क्या इंड्यूस करोगे, इंड्यूस तो इसको होना पड़ेगा। ये कैसा है, इंड्यूस डाइपोल। और मछलियां आराम से जीवन व्यतीत करेंगी अंदर।
ये काम होता है डिजॉल्व ऑक्सीजन। डिजॉल्व ऑक्सीजन से, हाँ अभी नहीं पढ़ा है, डिजॉल्व ऑक्सीजन हम लोग के लिए भी जरूरी है क्योंकि डिजॉल्व ऑक्सीजन नेचुरली प्रेजेंट है। अगर पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन परमिसिबल वैल्यू से कम है, इसका मतलब उसमें ऑर्गेनिक मैटर आ गया है। उसके अंदर क्या आ गया है, कुछ ऑर्गेनिक मैटर, जो कि डिजॉल्व ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, खींच रहा है अपने डिग्रेडेशन में। इसका मतलब जो पानी है वो कैसा हो गया है, पॉल्यूटेड। द वाटर इज पॉल्यूटेड, इट शुड नॉट बी कंज्यूम्ड। ये कौन बताता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन। अगर डिजॉल्व ऑक्सीजन पानी में परमिसिबल वैल्यू से कम हो गया तो 5 ग्राम मिलीग्राम पर लीटर से कम नहीं होना चाहिए, ये मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, और पीने वगैरह के लिए तो और भी बढ़िया होना चाहिए। तो अलग अलग उसकी वैल्यूज हैं सब चीजों के लिए। नॉर्मल जो पानी होना चाहिए जिसमें कम से कम डुबकियां लगा सको, नहा सको, उसका 5 मिलीग्राम पर लीटर है फॉर बाथिंग। 8.5 मिलीग्राम पर लीटर जरूरी होता है नॉर्मली कंजम्पशन वालों के लिए। क्योंकि हमें ऑक्सीजन से कोई मतलब नहीं है कि हमें ऑक्सीजन पानी से खाना नहीं है लेकिन उससे फर्क पड़ता है किसका, पॉल्यूशन का। कि नेचुरली अगर डिजॉल्व ऑक्सीजन इतनी नहीं हो पा रही, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तो तुमने देखा होगा कि भाई फाउंटेन लगे होते हैं कि नहीं, फव्वारे, कितने लोगों ने देखा है सब ये, ऐसा होता है, फव्वारा होता है, पानी ऐसे जाता है, ऐसे पानी रहता है। तो इसका क्या काम है बताओ। इसका काम है ये वाटर को डिग्रेड नहीं होने देता है। एक तो ये अच्छा लगता है देखने में, दूसरा है वाटर यहाँ का हल्का फुल्का कंटामिनेशन भले हो जाए लेकिन वो फ्रेश रहेगा। क्यों, क्योंकि ये सर्कुलेशन ऑफ वाटर इसमें रखता है। पानी हमेशा ऊपर जाता है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इसमें डिजॉल्व होती रहती है। तो ये रुका हुआ पानी नहीं है, इसलिए बोलते हैं ना बहता हुआ पानी अच्छा होता है ना। बहुत लोग तो उसको पी लेते थे पुराने जमाने में, है ना। जैसे कोई रिवर वाटर है उसको पी लेते हैं लोग, नॉट अ प्रॉब्लम। रिवर का तो चलो रुका होता है, जो कैनाल होती है, नहर, जो पानी फ्लोड रहता है, ये बहती हुई रिवर का पानी पी सकते हैं। डिजॉल्व ऑक्सीजन का मतलब है ऑर्गेनिक कंटामिनेशन नहीं हुआ है, उसमें कोई चीज जो है ऑर्गेनिक चीज जैसे पेड़ पौधा पत्ती कुछ मरा हुआ चीज, ये सारी चीजें उसमें नहीं है। दैट इज वेरी नॉट बैक्टीरियल, है ना। उसके अंदर बैक्टीरियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ नहीं हुआ है। तो फव्वारे का काम ये होता है फाउंटेन का, कि वो ऑक्सीजन जो है उसके अंदर बनाए रखता है। तो तुमने समझ लिया कि ऑक्सीजन जो है इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए, पानी के अंदर भी मिल जाती है मछलियों को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया। इसमें कुछ लिखना है अगर ऑक्सीजन वाले में तो लिख सकते हो, इस तरीके से इंड्यूस होता है। सबसे लास्ट जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अलावा जो पढ़ना है वो है इंड्यूस्ड डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल। ये बड़ा टेम्परेरी इफेक्ट है, ये समझ लो इनर्ट गैसेस के काम आता है ये। लंदन फोर्स, इसका नाम क्या है, लंदन फोर्सेस और डिस्पर्जन फोर्सेस। मिला के भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, समझ जाना। ये इंड्यूस डाइपोल किसके बीच लगता है, बिटवीन नॉन पोलर एटम्स और मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स लिखो ज्यादा अच्छा है क्योंकि ज्यादातर वही है। इनर्ट गैसेस में लगता है, फॉर एग्जांपल N2, O2, Cl2, इन सब में लगेगा आपस में। अलग अलग एग्जांपल है, हीलियम, नियॉन, इट्सेट्रा। देखना भाई, नाइट्रोजन है, ये पोलर नहीं है, ये पोलर नहीं है। अब क्या है कि दूसरा जब नाइट्रोजन है इसके पास आएगा तो ये बहुत 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 कम एक दूसरे को इंड्यूस करेंगे, बहुत बहुत डेल 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 इंड्यूस करेंगे। हल्का सा अट्रैक्शन होगा, हल्का सा। इसका नाम क्या होगा, डिस्पर्जन फोर्सेस। क्यों इसका नाम डिस्पर्जन है, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, स्फेरिकल। ऐसे दोनों मॉलिक्यूल्स रहेंगे। अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या रहेगा इसके अंदर, न्यूक्लियस जो है बीच में रहेंगे इनके, जो है जो भी हो गया ऐसा, दोनों न्यूक्लियस, न्यूक्लियस 1 न्यूक्लियस 2 दोनों। अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो रहेगा पहले तो सिमेट्रिकल है, लेकिन जब एक दूसरे के पास आएंगे तो टेम्परेरली इनके अंदर इंडक्शन होगा।
क्या होगा इसमें, टेम्परेरी जैसे पास आएंगे, इंडक्शन ऑफ चार्जेस या इलेक्ट्रॉन क्लाउड। एक बोलेगा कि मैं अपनी स्टेबिलिटी, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करते हैं, स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, तो एक बोलेगा मैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपना इधर लिए जाता हूँ इस तरफ। इस पे क्या आएगा यहाँ पे, डेल डेल माइनस की प्लस, प्लस इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर आया, इस पे आएगा थोड़ा सा माइनस। और ये बोलेगा इस पे प्लस आ रहा है तो मैं इधर माइनस ले आता हूँ अपना, ज्यादातर माइनस इधर ले आता हूँ, इस पे डेल 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 माइनस और इधर डेल 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 प्लस। इनके बीच हल्का हल्का फोर्स लगेगा, दिस इज कॉल्ड लंडन फोर्सेस। वीक फोर्स, वेरी वीक फोर्स। समझ में आ रहा है? सर आपने वो एक्स्ट्रा बार लिखा है ना, डेल 2 बार, उसका मतलब क्या हुआ? मतलब वेरी लेस, वेरी वेरी लेस चार्ज। समझ में आ रहा है कि नहीं? डेल मतलब होता है कम, पार्शियल और कम ऐसा। तो वो एक समझाने का तरीका है, कम को कर दिखाने का तरीका। समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। डन हो गया, वेरी गुड। तो ये लिखेंगे, इट इज द वीकेस्ट फोर्स, इट इज द वीकेस्ट फोर्स among all intermolecular forces और वंडरवॉल फोर्सेस। सबसे वीक तो है भाई, ये दिखने में लग रहा है। अब कोई पूछता है कि सर इसमें कंपैरिजन करेंगे, तो बोलेंगे अगर लंदन फोर्सेस में कंपेयर करने के लिए आ जाए तो वो हो जाता है मोलर मास पे। लंदन फोर्सेस जो है वो मोलर मास के, गॉट इट? यस लंदन सर। फोर्सेस मोलर मास पे डिपेंड करेंगे। जैसे देखो, मैंने लिखा N2, और उसके बाद कोई बड़ी सी गैस लिख लेते हैं I2, Cl2। अब बोलो किसमें ज्यादा फोर्स हो गए? इसमें लंदन फोर्स ज्यादा होगा। जहां पे मोलर मास भी सेम होगा वहां साइज पे डिपेंड करेगा, साइज पे, सरफेस एरिया दैट इज। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतने ज्यादा लंदन फोर्स होंगे। तो N2 और I2 में किसका मोलर मास ज्यादा है? भाई N2 तो छोटा है, बोलेगा मेरे पास इतना ही फोर्स है। I2 में क्या होगा, बोलेगा अरे हमारे पास बहुत सरफेस एरिया है, थोड़ा बहुत अट्रैक्शन तो हम भी करते हैं, इसलिए हम सॉलिड बनाते हैं रूम टेम्परेचर पे, और तुम बनाते हो गैस। Cl2 बोलेगा कि मैं भी जो है N2 से तो बड़ा साइज में हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, अगर मैं N2 से बड़ा हूँ कुछ तो हम भी कर सकते हैं। बोलेगा चलो करते हैं, बट हम गैस ही बना पाते हैं, बस मेरी ए वैल्यू थोड़ी ज्यादा है N2 से। फिर आएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन बोलेगा हम भी है नॉन पोलर, बट इसका थोड़ा साइज बढ़ा लो, क्योंकि मुझे समझाना है कुछ और, ऐसा कर लो इसका साइज ऐसा बढ़ा लो।
ब्रोमीन बोलेगा कि भाई हम लोग भी काम करते हैं अट्रैक्शन काम करने वाले का, बट हम लोग में क्या होता है, लिक्विड बन जाता है। समझ रहे हो कि नहीं? तो बताओ ये फोर्स का अट्रैक्शन बढ़ने से क्या उनकी फिजिकल स्टेट भी चेंज हो रही है? समझ में आया सबको ये? किसमें है मैक्सिमम फोर्स, किसमें जाता है? लंदन फोर्स किसमें जाता है सबसे? I2 में। सबसे कम किसमें? N2 में। इंड्यूस डाइपोल वालों में ये बात होती है बच्चों। क्या बताओ, निरंजन समझ में आ गया तुम्हें? देवांगी, निरंजन एंड ऑल, समीक्षा। ये सर समझा सर। ओके। जो भी इसमें है, चिन्मयी है, शमिका है। यस। ओके दीपेंद्र, तुम्हें समझ में आया? यस दीपेंद्र। भाई जहाँ पे चार्ज नहीं है वहां पे साइड से फर्क पड़ता है, जहाँ पे चार्ज है वहां पे चार्ज से ही फर्क पड़ता है। तो लिखेंगे इन जनरल, अगर इनके अंदर हम लोग देखें, आ, जो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है, जितने भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पढ़े हैं, इन जनरल ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ इन इंटरमोलिकुलर और वैन डर वाल फोर्सेस, दैट इज वॉन डेर वॉल्स फोर्सेस, सबसे ज्यादा किसमें होगा? ए वाले में होगा। ए वाला क्या था, बोलो? आयन डाइपोल। उससे ज्यादा किसमें, उसके बाद किसमें आएगा? डी वाला। गाइस बताओ। डाइपोल डाइपोल। देन सी वाला कौन सा था? आयन और इंड्यूस डाइपोल। आयन और इंड्यूस्ड डाइपोल। मुझे तुम्हें भी समझ में आने लगा होगा कि यस यही ट्रेंड होना चाहिए। उसके बाद में था डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल। डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, देन लास्ट में किसमें था? गाइस बताओ। इंड्यूस डाइपोल और इंड्यूस डाइपोल। हाँ, इसको क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन फोर्सेस। ये है, मतलब एक्चुअल चार्ज जो है वो बड़ी बात कर रहा है, वो ज्यादा फोर्स लगा रहा है एक्चुअल चार्ज जब है आयन में। उसके बाद फ्रैक्शनल चार्ज, मतलब जब पोलैरिटी की वजह से आ रहा है। और सबसे कम जो है वो जब इंड्यूस हो रहा है फोर्स। तो ये सिंपल सा एक तरीका बनाना है तुम्हें। कभी कभी क्या होता है कि इसमें थोड़े बहुत चेंजेस हो जाते हैं, इसलिए इन जनरल लिखा हुआ है। कुछ प्रैक्टिकल रीजंस की वजह से कभी कभी ये इंड्यूस डाइपोल वाला जो फोर्स है ये ओवरकम कर देता है। इतना तो आगे कभी नहीं आ पाएगा, यहाँ पे कभी कभी चेंजेस देखने को मिलते हैं, बट इन जनरल तुम्हें याद रखना है। कभी डायरेक्ट सवाल आ जाए तो यही आंसर करना है उसका। ठीक है।
समझ में आ गया? नोट हो गया तो आगे चलें। ओके, चलो। सबसे आखिर में बचता है डाइपोल मोमेंट। सबसे आखिरी में बचता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको देखते हैं आज क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक जो पढ़ा है उसमें से मेजर फैक्टर यही है, क्योंकि हमारे आसपास की जो चीजें होती हैं उसमें पानी से रिलेटेड सामान ज्यादा रहता है, और पानी में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसमें देखेंगे डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है, बट उसका एक्सट्रीम केस है। तो देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज actually the extreme case of dipole dipole attraction. Extreme case of dipole dipole attraction कब होगा? ये सिर्फ इन्हीं केस में होगा जब फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्डेड हो। ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से स्ट्रॉन्गर होता है। एक्सट्रीम केस होगा तो क्या होगा? इट इज स्ट्रॉन्गर देन डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। क्योंकि भाई डाइपोल डाइपोल का एक्सट्रीम केस है तो ज्यादा होगा। कब होगा? जब it occurs when this condition is followed। जो नीचे में दिखा रहा हूँ उसको लिख नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन टाइप का समझ के याद करो कि हमारे पास एक एलिमेंट होना चाहिए जो हाइड्रोजन से बॉन्डेड होना चाहिए, और ये एलिमेंट या फ्लोरीन हो या ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो। इसको बोलते हैं फॉन। फॉन में से कोई एक होना चाहिए। फॉन से कोवेलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन होना चाहिए, और हाइड्रोजन एक दूसरा एलिमेंट होगा जो कि हमारे पास फिर अगेन क्या होना चाहिए? एफ ओ एन। और मैक्सिमम केस में, अभी तुमको नहीं बता रहा हूँ, एफ ओ एन ही लेना है। ये भी क्या होना चाहिए? एफ ओ या फिर एन होना चाहिए। तो इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच में यहाँ डेल माइनस, यहाँ डेल प्लस, और यहाँ पे फिर से क्या आएगा? डेल माइनस। इसके बीच जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। इस तरीके की बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या सिंपल सा लॉजिक है। एफ ओ एन से जुड़ा हुआ एच दूसरे मॉलिक्यूल के एफ ओ या एन से जब अट्रैक्ट होता है, फिर उनके बीच जो बॉन्डिंग होती है, जो वीक बॉन्डिंग होती है, एक्चुअली उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। एक्चुअल केमिकल बॉन्ड नहीं फॉर्म होता है, सिर्फ अट्रैक्शन इंटरमॉलिक्यूलर होता है। ये जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है इसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसकी कंडीशन क्या है कि ये कब ऐसा कर पाएगा, उसके लिए मैं तुमको बताऊंगा। पहले याद कर लो। बताओ क्या इसमें पॉसिबल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग? यस और नो? ये हाइड्रोजन बॉन्ड होगा कि नहीं होगा? यस होगा, फ्लोरीन है ना। हाँ, क्योंकि फ्लोरीन से जुड़ा हुआ एच है, और एच अगेन फ्लोरीन से अटैच हो रहा है। तो यस, यहाँ पे पॉसिबल है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। फिर से एफ ओ एन से जुड़ा हुआ चाहिए एच। देखो एफ ओ एन से जुड़ा हुआ एच है, और यहाँ पे फिर से क्या आ रहा है? एच एफ। बताओ क्या पॉसिबल होगा हाइड्रोजन बॉन्ड? यस क्यों पॉसिबल होगा बताओ? सर, बिकॉज फ्लोरीन है ना वहाँ पे। हाँ भाई, क्योंकि ये डेल प्लस डेल माइनस जो है, एच ये ओ से जुड़ा हुआ है, और अगेन ये एच एफ से अट्रैक्ट हो रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। ऐसे बताओ क्या इसमें पॉसिबल होगा?
इसको नो उल्टा सर। कर, इसको उल्टा कर देता हूँ इसको तो। एफ एच क्या पॉसिबल होगा गाइस? यस सर। अभी देखो शमिका, अभी देखो, अभी बताओ क्या कंडीशन फुलफिल हो रही है? क्या ये हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड? ओके, तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसको यहाँ तक याद करके आओगे, एक्सप्लेन करूंगा आगे। अभी टाइम हो गया है, इसमें काफी कुछ बचा हुआ है गाइस। तो कब क्लास है बताओ, जल्दी बताओ कब क्लास है? खत्म करना है इसको ना हमको जल्दी से। नेक्स्ट क्लास में केमिकल बॉन्डिंग खत्म करके हम स्टार्ट कर देंगे क्या? नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर नहीं हुआ है ना? नहीं हुआ सर। उसमें क्या चल रहा है दूसरे में? आयन डाइपोल से स्ट्रांग नहीं होगा देवांगी। अरे एक्चुअल में देवांगी ऐसा होता है ना कि, अरे भाई ऐसा होता है कि किसी किसी जगह पे तो, जैसे I2 ये रूम टेम्परेचर पे क्या है, सॉलिड, और H2O क्या है, लिक्विड। तो I2 के जो फोर्सेस हैं, ये तो लंदन वाले भी H2O से ज्यादा हैं। वो नॉर्मल ट्रेंड है जब मोलर मास बराबर हो। इसकी वजह क्या है, इसका मोलर मास सिर्फ 18 है, और I2 का मोलर मास कितना होगा बताओ? 254। बहुत डिफरेंस है, लार्ज लार्ज डिफरेंस। तो यहाँ पे इतना डिफरेंस में I2 बोलता है कि भाई तुम्हारे पास कितना भी चार्ज हो उससे क्या मतलब है। हाँ, अब हमको तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे हाथी होता है ना, सीधा साधा जानवर है, लेकिन इतना बड़ा होता है कि छोटे मोटे जो कार्निवोरस भी हैं वो भी उससे डरते हैं। है बात सही कि नहीं? यस सर। तो वैसे इसमें भी होता है। तो हाथी समझो इसको, आयोडीन को। इसमें लंदन फोर्स तो है लेकिन इतना बड़ा है, इस सॉलिड बनाता है फिर वो। H2O जैसे लोग बेचारे उसके सामने लिक्विड रहते हैं और वो होता है सॉलिड। ये भी चीज है कि मतलब, यस जो तुमने बोला है उसमें आयन डाइपोल हमेशा ज्यादा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड उससे ज्यादा नहीं है। बट जनरली वो सही है, ट्रू है कि आयन डाइपोल्स आर मोर स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रोजन बॉन्ड नॉर्मली। ठीक है सर, समझा। हाँ, समझ गया? यस सर। हाँ ठीक है, इसको नोट करें जल्दी से। नोट हो जाए तो फिर बताना, नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे। डन सर। ओके, तो इसको रिवाइज करो, जो रटने वाला है ना थोड़ा, इसको याद करके आना नेक्स्ट क्लास में सब। फिर इसकी कंडीशन लिखाऊंगा कब ये होता है। तो ये जो डॉटेड कलर का बनाया है, पॉइंट 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 रख के, इट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, यही है हाइड्रोजन बॉन्ड। एक्चुअल बॉन्ड नहीं है, सॉलिड नहीं, लाइन है। लाइन कैसी है, वो डॉटेड लाइन है। दैट्स व्हाई इट इज वीकर बॉन्ड। बट जो वीकर बॉन्ड्स है उनमें ये स्ट्रांग होता है, एंड डाइपोल से बस कम होता है। डाइपोल डाइपोल का एक्सट्रीम केस है। तो डाइपोल डाइपोल से स्ट्रांग होगा, उसके बाद में जो है उनसे स्ट्रांग होगा। आयन डाइपोल से थोड़ा कम होगा। तो एक बार प्लीज जो है इसको रिवाइज करके आइए, देन हम लोग इसको कल नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल फिनिश कर देंगे इसको। ठीक है, ओके चलो, बाय बाय। बाय एवरीवन, और नोट्स रिवाइज करके आओ प्लीज। यस, बाय बाय। ओके, ओके अखिलेश, चलो बाय बाय।